ओके, कल से आगे बढ़ते हैं बेटा। कल हमने देखा था किस प्रकार से ये मेटल तो होते हैं, लेकिन हमने देखा था कि ये मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं और किसके कारण से इनका जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो अधिक होता है। कल से हम एक बार फिर से उसको रिवाइज करें तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, strength of metallic bond is increases due to increasing the number of overlapping atomic orbitals. यहां तक कल क्लियर था? हेलो हेलो, यस यस। अब उससे आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जैसे मेटेलिक कैरेक्टर आपने देखा बेटा, तो उसमें और आगे की चीजें आप देखो। मेटेलिक कैरेक्टर के आधार पर हम आपको दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बताएंगे। एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और हम मेटेलिक कैरेक्टर पर भी बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, फिर से एक बार हर में आपको ये लिखना पड़ेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट बेटा, जिंक आपको धोखा दे रहा है, दूर हो जा रहा है, नजदीक करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। कॉन्फ़िगरेशन जरा आप देखो, S2D1, S2D2, S2D3, S1D5, S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S1D10 एंड S2D10 होगा। क्लियर? यहां पर S क्या है बेटा, 4S है एंड 3D होगा। अब थोड़ा इसमें समझो बेटा, हमने क्या देखा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की किस पे होगा, स्ट्रांगर द स्ट्रेंथ या स्ट्रांगर द मेटेलिक बॉन्ड हायर विल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या मोर द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड मोर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल। स्पेशली चूंकि ये सॉलिड होता है तो हम बॉइलिंग पॉइंट ना कर करके केवल मेनली फोकस किस पे करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड मोर विल बी द फोर्स एंड मोर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहां से देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा है, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द मेल्टिंग एंड more will be the strength of metallic bond and so more will be the melting and boiling point. तो यहां से देखो, स्कैंडियम से आप क्रोमियम तक जाओ, यहां देखो D1 से D5 तक क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, और क्रोमियम में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6। हालांकि 6 में क्या करोगे, यस वाला इलेक्ट्रॉन तो मेटेलिक बॉन्ड वो बनाएगा और डी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो मैक्सिमम क्रोमियम में है, हालांकि मैक्सिमम तो इसमें भी कह सकते हो, मैग्नीज में भी है, फिर भी आगे हम बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। बट अप टू मिडिल मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबसेल, strength of metallic bond is increases, so melting and boiling point is increases. Okay, at the middle ये एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा, इसके बारे में बताएंगे। एट द मिडिल exceptionally the melting point is less than expected. okay, रीजन क्यों होगा, ध्यान दो बेटा, यहां पर एट द मिडिल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लेस देन एक्सपेक्टेड। लेस देन एक्सपेक्टेड हमने क्यों कहा, इट हैज आल्सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाउएवर द मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड। रीजन क्या होगा बेटा, ड्यू टू S2D5 stable configuration, the d orbital do not overlap with full impact. फुल इम्पैक्ट का मतलब समझते हो, जितनी उनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, या देसी भाषा में कहो तो इजिली जो है ओवरलैप नहीं करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर से बात ध्यान दो, एट द मिडिल
the melting and boiling point of manganese is less than expected region due to stable configuration. The d orbital do not overlap with full impact. ओके क्लियर? कोई दिक्कत? यही चीज आगे वाले ग्रुप में आएगा, जैसे मैग्नीज है, टेक्नीशियम है और रीनियम है. टेक्नीशियम किस में आएगा? 4D सीरीज में, और रीनियम 5D सीरीज में आएगा एलिमेंट. बट हमको मेनली किस में पढ़ना है? 3D और कंपैरेटिव स्टडी अदर में करना है. बट मैग्नीज का आपको जानना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जितने एक्सेप्शनल होंगे. क्लियर? तो ये मिडिल में समझ में आया बेटा? अब देखो अगेन, आफ्टर मिडिल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस अप टू copper region due to decreasing the number of unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कंपैरेटिवली डिक्रीज कर गया. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कम हुई, निश्चित रूप से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, कॉपर का सबसे कम होगा. क्यों? D10 कॉन्फ़िगरेशन है. बट एक चीज ध्यान दो, कॉपर मेटेलिक रूप में क्या होगा? कॉपर +2 में होता है, जहां पर क्या होता है? D9 कॉन्फ़िगरेशन, और D9 कॉन्फ़िगरेशन में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा. ये पॉइंट समझ रहे हो? बोलो. यस. कॉपर में D9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये समझ रहे हो? क्योंकि +2 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ठीक. लेकिन अब देखो लास्ट में, एट लास्ट the melting and boiling point of zinc, similarly in cadmium, and at last in mercury 4D and 5D series. At last, at the end of series, melting and boiling point of zinc in 3D series, cadmium in 4D series, and mercury in 5D series. Less than expected या very less. Reason behind it क्या होगा? Due to D10 are complete field configuration, या due to absence of unpaired electron in D subshell, the strength of metallic bond is very weak, and so melting and boiling point is low. Once again, at last, end of series, melting and boiling point of zinc, cadmium and mercury in their respective series is less than expected या very less. रीजन क्या होगा बेटा? ड्यू टू absence of unpaired electron, the strength of metallic bond is very weak, and so melting and boiling point of zinc, cadmium and mercury is very low. ये क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान दो. जितना अभी तुम पढ़े 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं. एक, why the melting and boiling point of chromium is highest in the 3D series. Second, why at the middle melting and boiling point of manganese is less than expected. Third, why at the end of series zinc has lowest melting and boiling point या very low melting and boiling. Lowest ना करके आप low भी आएगा, दोनों रूप में आ सकता है. क्लियर? ये 3 क्वेश्चन हुए, तीनों का आंसर समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो. मैग्नीशियम पेपर बतला. मैग्नीज वाला बेटा? यस सर. देखो जिंक में जैसे आपने देखा 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आसानी समझ में आ गया. मैग्नीज में देखो, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम 3D 4D 5D सीरीज में क्या होगा कि मैग्नीज में बेटा क्या है कि इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण से जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो फुल इंपैक्ट के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं. अब समझ में आया? यस सर. अभी नहीं समझ में आया क्योंकि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे. जैसे अगर हमारी भावनाएं थोड़ा क्रोमियम के साथ कंपेयर करके बात करने लगे तो क्या आंसर दोगी? क्रोमियम में भी तो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें कौन सा भाईचारा निकल आया कि वो नहीं किया? ये भी तो दिमाग में किसी बच्चे के आ सकता है. अभी नहीं आया, थोड़ी देर बाद आ सकता है कि क्रोमियम हैज आल्सो D5 कॉन्फ़िगरेशन, बट व्हाई क्रोमियम डज नॉट शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. ये भी तो हो जाएगा. क्रोमियम ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ बोलो. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर.
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना सर? अनपेयर्ड तो क्या फर्क पड़ा, इसमें का एस इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें का भी एस निकलता है। हमको तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे बढ़ाना है, डी वाले इलेक्ट्रॉन से। डी से। तो डी वाले में तो दोनों में एक ही तरह का भाईचारा है, तो क्यों ऐसा किया, ये तो प्रॉब्लम आएगी ना कभी। अभी मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ना आए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है दिमाग में तुम्हारे आ जाए, ठीक। इसलिए मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन ले लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है या जिसको आपको जानना चाहिए। तो क्रोमियम में बेटा D5 है, बट हमने क्या किया, उसको नहीं इंक्लूड किया। तो रीजन क्या है, क्रोमियम यहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर में है। क्रोमियम का अपना डी का इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो यस का इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके आया है। ये हुआ ना, क्रोमियम का तो एक्चुअल क्या होना चाहिए था, S2D4। यस सर। तो क्रोमियम का क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, यानी जो स्टेबिलिटी Mn की होगी वो क्रोमियम की नहीं हो सकती। दोनों चीजें हैं, जैसे ये अंगद भी थोड़ा सा बोला था, अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें, यस में हाफ ही फील्ड यहां पर है, जबकि यहां यस में भी स्टेबल है और डी में भी स्टेबल है, और ये डी के इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, कहीं से इसने चुरा के नहीं लाया है, या एक्सेप्शनल बिहेवियर में इसने एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया है या लिया नहीं है। तो जो Mn की स्टेबिलिटी है वो क्या है, बेटर स्टेबिलिटी है देन क्रोमियम। क्रोमियम की स्टेबिलिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ s इलेक्ट्रॉन इनटू d सबसेल है, बट दे आर नॉट देयर ओन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं बेटा, ये समझा। तो ये दोनों की स्टेबिलिटी में अंतर है, मैग्नीज इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम। ओके, यस सर। तो यहां पर क्या होगा बेटा, इतना समझना है। अब आगे थोड़ा और हम कंपेयर करें, आपको आया, हेलो। Yes. अब देखो बेटा, क्रोमियम के नीचे चले जाओ, तो क्रोमियम के नीचे क्या आएगा, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। एटॉमिक नंबर की बात करो, हम नेक्स्ट सीरीज में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होता है, मॉलिब्डेनम का 42 होता है, और टंगस्टन का 74 होता है। ठीक, आपको इतना नहीं याद करना है, एटॉमिक नंबर ना भी याद हो तो नो दिक्कत, यू शुड नो ओनली क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। कंपैरेटिव स्टडी जानना नेसेसरी है। देखो बेटा, यहां पर डाउन द ग्रुप, ध्यान दो, बड़ा मैं इंटरेस्टिंग अभी एग्जांपल दूंगा, या वैसे ही पहले मैं क्वेश्चन बता दूं तब आंसर एक्सप्लेन करूंगा। डाउन द ग्रुप, इन केस ऑफ क्रोमियम टू मॉलिब्डेनम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस, यहां मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और आपने पढ़ा होगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द बुक में अगर माने तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट होता है, 3422, कहीं पर 3410 डिग्री सेंटीग्रेड देता है, कहीं पर 3400 ही देता है, बट जो सबसे ठीक ठाक बुक मुझे लगी उसमें 3422 दिया था, बट इतना आप जान लो हाईएस्ट होता है। ठीक, अब देखो बेटा, इसी का उल्टा इसी खानदान में मैं दिखाता हूं, जिंक, कैडमियम, मरकरी में जब तुम जाओगे तो यहां पर क्या हुआ, टंगस्टन के केस में इंक्रीज हुआ, बट इसके केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसीलिए याद होगा, सब जानते हो आप लोग कि मरकरी जो है वो इतनी भी इसकी क्षमता नहीं है कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाए, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको बता दें, मेटल में सबसे लोएस्ट होता है बेटा, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, ये सबसे लोएस्ट मेटल में मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखो बेटा, दोनों में आपको एक क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। एक उसी परिवार का एलिमेंट है जिसमें इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की तरफ, लेकिन लास्ट में जब तुम जाते हो तो वहां पर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब पहले इंक्रीज का रीजन देन डिक्रीज का रीजन आपको बताते हैं। डाउन द ग्रुप, क्रोमियम के बारे में बात करें तो इसमें सभी में D5 कॉन्जुगेशन होगा नीचे की ओर। जी सर। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करेगा, तो बट नेचुरल है कि एक ही चीज आपको एक्सप्लेन करना है कि देयर शुड बी इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। कैसे करेगा, यहां देखो, डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज ऑफ मेटल इंक्रीज, यस सर, और साइज इंक्रीज करेगा तो डी ऑर्बिटल क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। क्लियर, बोलो। ये कैसे? अरे भाई, जब साइज बढ़ेगा तो डी ऑर्बिटल भी तो दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाले हैं, लास्ट वाला ऑर्बिटल, लास्ट वाला है ना, कोई दिक्कत, सबको समझ में आया बेटा। अरे बाबू, इसमें
3d का ऑर्बिटल है, इसमें 4d होगा, इसमें 5d का ऑर्बिटल होगा, तो ये दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? 3d 4d 5d जाएगा सबको समझ आया? जाएगा। तो as the size is increases, the d orbital moves away from the nucleus. इसका मतलब क्या हुआ? The nuclear force of attraction is decreases, so the d orbital more frequently overlap with each other and so increases the strength of metallic bond and so Bonding. increases the melting and boiling point. एक बार और समझ लो बेटा, जब साइज बढ़ेगा, शुद्ध भोजपुरी में, जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? जो डी ऑर्बिटल है वो दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, और जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, और अगर न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज किया तो निश्चित रूप से डी ऑर्बिटल अब मोर फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। भाई ओवरलैप तो 3D में भी कर रहे थे, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस के नजदीक था और इस 3D के पहले केवल और केवल क्या थे? यस और पी ऑर्बिटल, और यस और पी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वेरी स्ट्रांग होता है, पढ़े हो है कि नहीं? फिलहाल आप इसी में समझो, बहुत ज्यादा ले जाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूज आ जाओ। ठीक, क्या होगा? 3D ऑर्बिटल नजदीक है बेटा तो न्यूक्लियस का फोर्स इस पर ज्यादा होगा, इसके ऑर्बिटल कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेंथ से या लेस इजीली ओवरलैप करेंगे, लेकिन 5D की ऑर्बिटल दूर हैं तो इसके ऑर्बिटल ज्यादा इजीली क्या करेंगे? फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेंगे, और जितना फ्रीक्वेंट ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगी, और उसके कारण से मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत बुझाई किसी को? बोलो बेटा। सर लेकिन ये तो मरकरी वाले में भी एकदम सही बैठेगा। अरे भाई तुम इसको देखो ना, हम तो उसमें भी सही बैठा रहे हैं ना, क्या दिक्कत आती है दोनों में? पहले तुम इसको देखो, बोलो। ये तो ठीक है सर। हाँ तो ये वाला ठीक है, तो मैं वो वाला बताया हूँ ना, मैं दोनों समझाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो उसको आगे छोड़ दे रहा हूँ। मैंने कहा ना आपको कि मैं दोनों का रीजन बताऊंगा क्यों हो रहा है, एक में इंक्रीज कर गया एक में डिक्रीज कर गया, जबकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं, है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? हम उसका बता रहे हैं रीजन, तुम उसमें मत परेशान हो। इतना आया? बोलो बोलो, किसी को कंफ्यूजन हो बताओ, फिर से बताएं, कोई दिक्कत हो? हेलो, रिस्पॉन्ड करोगे तभी फिर मजा आएगा, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे क्या फायदा? बोलो अगर किसी को कंफ्यूजन हो। क्या बेटा? ओवरलैपिंग जितनी होगी उतनी ही मेटेलिक होगा। उतनी ही नहीं बेटा, दोनों में अंतर होता है। एक क्या किया है कि ज्यादा इजीली ओवरलैप कर रहा है, और एक जो है जब पीछे से आप खींचे रहोगे तो क्या फुल इंपैक्ट के साथ ओवरलैप करेगा? एक चीज बताओ, जैसे मान लो कि दौड़ तुम तीनों रहे हो, ABC तीनों लड़के दौड़ रहे हैं, एक को पीछे किसी ने खींचा हुआ है तो क्या वो दौड़ पाएगा? बोलो। सर दौड़ तो रहा है लेकिन एक को कोई पीछे से खींच रहा है, यानी 3D में क्रोमियम में क्या है? न्यूक्लियस का फोर्स स्ट्रांग है। न्यूक्लियस तो क्रोमियम में, मॉलिब्डेनम में, टंगस्टन तीनों में खींचता है, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उसका इलेक्ट्रॉन है, बोलो। यस सर, खींचेगा, लेकिन 3D वाला नजदीक है तो सबसे ज्यादा फोर्स से किसको खींचेगा? 3D वाले को, क्रोमियम को, उससे कम मॉलिब्डेनम को, उससे कम टंगस्टन को। तो जिसको जितना कम फोर्स से खींचेगा उतना ज्यादा इजीली ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ओवरलैप तो कर रहा है बेटा, लेकिन ओवरलैप में क्या होता है कि जितना इजीली ओवरलैप करेगा, जितना फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का, है कि नहीं? अरे जैसे मान लो कि तुम कुछ काम ना करना चाहते हो, 4 डंडा मार के काम कराया जाए, तो उस काम में और प्यार से काम में, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आएगा। तो वही चीज यहां पर है बेटा, एक में न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, बेटा तुमको ओवरलैप नहीं करना है, लेकिन वो कर ही रहा है तो उसका वीक स्ट्रेंथ होगा, लेकिन एक में जो ज्यादा फ्री है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेगा, तो जितना फ्रीक्वेंट ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, या ऐसे समझ लो कि उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन अब इसमें रिलेट करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे। जैसे मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड एंथैल्पी पढ़े होगे, पढ़े हो ना? भूल गए? बॉन्ड एंथैल्पी में, अरे बबुआ पढ़े होगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जुड़ता है, पहला एग्जांपल तुम्हारे पूरे जीवन का मैं बता दूं जो पढ़े हो तुम, हाइड्रोजन को उसमें बॉन्ड एंथैल्पी जब बताता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जब जुड़ते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लास 11 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या होता है? जब हाइड्रोजन अलग होते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जब बॉन्ड बना के स्टेबलाइज होता है तो
-435.5 किलो जूल एनर्जी निकालता है। इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हो। जितनी एनर्जी निकालेगा उस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी कम होगी। और आपने पढ़ा है मिनिमम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हुए? बोलो। यस सर, यस सर। पढ़े हो? वही चीज यहाँ होगा बेटा। जितना भूल गए होगे कोई बात नहीं, बट होता है बेटा। जितना मॉलिक्यूल एनर्जी निकाल देगा, जितना फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेगा उतना एनर्जी निकालेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होता है तो आप एनर्जी लगाते हो, है कि नहीं? अब ये बात दूसरी है कि उस मॉलिक्यूल ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लिया, या आपने एनर्जी दिया ले लिया, या सन से सोलर एनर्जी को ले लिया, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं से लेता है कि नहीं लेता है जब बॉन्ड बनता है? बोलो। यस सर। अरे जब एक्साइट होना होगा तो बाबू लेगा। ओजोन एटमॉस्फेयर में बन रहा है तो वो कॉस्मिक रेज से एनर्जी लेता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब फ्री रेडिकल में चेंज होते हैं तो एटमॉस्फेयर में एनर्जी लेते हैं। बिना एनर्जी लिए वो बॉन्ड Yes, ब्रेक sir. नहीं होगा उसका। फिलहाल उतना डिटेल में जाएंगे तो आधे से ज्यादा गड़बड़ा जाओगे। आप सीधा से यहाँ देखो और- बेटा। हाँ बोलो। और जितना जितना स्टेबल बनना रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस करता है ना सर? बिल्कुल बनना रहेगा नहीं, जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेगा, उतने मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। और जितना एनर्जी कम होगी उतना वो लेस स्टेबल होगा। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ देखो बेटा, इतना समझ में आएगा नहीं? जितना दूर जाएगा बेटा न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा। न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा तो डी ऑर्बिटल इजीली ओवरलैप करेंगे, या फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेंगे, या मनमानी ओवरलैप करेंगे। जितना फ्रीक्वेंटली ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अब आप इसमें देखो, जिंक कैडमियम मरकरी में, जिंक कैडमियम मरकरी में डी ऑर्बिटल का कोई कंट्रीब्यूशन क्या है? बोल बबुआ। नहीं है। क्लियर? यानी मेटेलिक बॉन्ड वन एंड ओनली किसके द्वारा बन रहा है? एस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े हो ना? किसी को याद है? यस अगर नहीं पढ़े हो तो एक सीधा जान लो, यस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा बरीड होते हैं कि नहीं? या बरीड कहेंगे तो Yes, फिर sir. गड़बड़ा जाओगे। न्यूक्लियस के ज्यादा Nucleus. क्लोज होते हैं, इतना तो पढ़े हो। Yes, यस sir. यस पी डी एफ इलेक्ट्रॉन में बेटा यस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होते हैं, याद है ना? तो यहाँ देखो, और इसमें देखो, जब Hg में जाओगे तो इसके बीच में 4f सबसेल भी आ जाता है। ये याद है कि नहीं तुम्हें? बोलो। Hg के बीच में 4f लैंथेनाइड एलिमेंट आएंगे, 58 सीरियम Yes, से sir. 71 लुटेशियम तक के एलिमेंट, याद आ रहा है ना? यहाँ एफ सबसेल भी आ रहा है, पुअर सेल्डिंग इफेक्ट, याद है ना? और एफ सबसेल का पुअर सेल्डिंग इफेक्ट होगा, जिसके कारण से एस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा? और भी स्ट्रांग होगा, नहीं होगा? बोलो। एक बार और सर। इसमें 4f सबसेल बीच में आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज बोलो। Hg आएगा। में, Hg में 4f आएगा। सबसेल आएगा। 4f हम्म। सबसेल यानी 58 सीरियम से लेके जो 71 लुटेशियम के लैंथेनाइड एलिमेंट आएंगे, इसमें 4f सबसेल आएगा। आएगा। और 4f में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, ये 5d का इलेक्ट्रॉन है, इसका Hg का कॉन्बिनेशन क्या होगा? 6s2 एंड 5d10, यही तो कॉन्बिनेशन बनेगा। बोलो। ये डी एस का इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। और चूंकि एफ सबसेल है, इनका पुअर सेल्डिंग इफेक्ट है, और एटॉमिक नंबर में सीधा क्या होगा? 32 का अंतर आ रहा है। जैसे जिंक का 30 है, कैडमियम 48, केवल 18 का डिफरेंस है, बट इसमें सीधा 32 का अंतर आएगा। Hg का एटॉमिक नंबर 80 होगा। पॉइंट समझ में आया? यस सर। एटॉमिक नंबर 80 हुआ तो क्या हुआ? न्यूक्लियर फोर्स यानी 80 प्रोटॉन हुए, यस सर। और 80 प्रोटॉन हुए तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या हुआ? स्ट्रांग हुआ। प्लस जो इंटरवेनिंग एफ सबसेल हैं, इनका पुअर सेल्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण से न्यूक्लियस का फोर्स और भी स्ट्रांग होगा। तीसरा, यस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होते हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स इस पर सबसे अधिक होगा, ज्यादा लगता। जिसके कारण से जो मेटेलिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है वो जिंक में ज्यादा होगी कि मरकरी में होगी? बताओ जरा बाबू। तो
यस का इलेक्ट्रॉन जिंक इजिली लॉस कर सकता है कि मरकरी? जिंक लॉस करेगा। जिंक जिंक इसलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा हुई? जिंक की, और मरकरी जिंक। की सबसे कम। हुआ कि नहीं हुआ? यानी अब sir. आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? सीधा सा बताओगे कि इन द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी the d subcell is completely filled and so metallic bond is only due to the loss of their s electron. Clear? In case of zinc to mercury, nuclear force of attraction is increases. Due to increasing the nuclear force of attraction, the tendency of loss of s electron is decreases, which decreases the strength of metallic bond, so decreases the melting and boiling point. समझना है बेटा? यहाँ जो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर केवल यस इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। चूंकि डी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। तो यस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? चूंकि न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता है, जिससे यस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली डिक्रीज करती जाती है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए मरकरी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट हो जाता है। क्लियर? यस सर। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में है। अब कोई जो है यही आपको इसमें टॉपिक पढ़ना था। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। सर एक बार 3 सीरीज में बता दीजिए। ये 3D सीरीज का बता रहा हूं बेटा। पहले क्या होगा? स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ेगा, मैग्नीज पर घटेगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्जुगेशन, अगेन थोड़ा सा डिक्रीज करना शुरू करेगा कॉपर तक। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे आयरन में कितने अनपेयर्ड होंगे? 4 होगा, कोबाल्ट में 3, निकल में 2, कॉपर में कोई नहीं, लेकिन +2 में क्या होता है? 1 आ जाता है। इसी तरह जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जिंक का क्या होगा? लोएस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डी ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, ये होगा 3D सीरीज का। इसी में बेटा एक और टॉपिक पढ़ लो। अब ये आता है, इंपॉर्टेंट है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसी जो है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब समझ लो क्या होता है। जैसे आपने कोई भी मेटल लिया बेटा, और ये कितना है? 1 मोल है। 1 मोल मेटल है, तो ये मेटल है तो बट नेचुरल है, सॉलिड स्टेट में होगा। और हमको इसको कितना किस में करना है? एटम में चेंज करना है। यानी मेटल को 1 मोल जो सॉलिड मेटल था, इसको क्या करना है? 1 मोल मेटल के एटम में चेंज करना। और 1 मोल एटम में जाएगा तो निश्चित रूप से किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा, तभी सिंगल हो सकता है। सॉलिड या लिक्विड स्टेट में सिंगल एटम की इमेजिनेशन ही करना केवल फुलिस्टी, दैट इज मूर्खता का सूचक होगा, गुनाह है। यानी केवल गैसेस स्टेट में बेटा सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं हो पाता है। क्लियर? यानी हमको गैस सॉलिड ना भी बताना हो, सबसे इजी तरीके में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर बताना हो तो क्या बताएंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ मेटल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी 1 मोल मेटल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एटम में बदलने में जो एनर्जी, जो हीट, जो हमें इंथैल्पी लगानी पड़ती है, उसी को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटम बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन। और याद होगा, अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो होमो एटॉमिक में, तो उसको भी आप जो है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही कहते हो। क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और ई केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर दोनों में टॉपिक दिया है कि नहीं? जैसे नहीं होता है बेटा, H2 है, H2 क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला है। अब इसमें क्या होता है कि आप क्या करोगे? H एटम में चेंज कर दो। तो यहां पर भी क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल है, इसको एटम में चेंज किया, ये भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, जो एनर्जी लगेगी। फिलहाल हमें इससे नहीं लेना देना है, मेटल में बात करें जिसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत
हाँ बोलो, कंपाउंड्स का एटमाइजेशन एंथैल्पी होगा ना कि नहीं होगा? क्यों? H2 है, हमने तो बताया उसका नहीं हुआ एंथैल्पी ऑटोमेशन, वहां पर भी होता है। सर डिफरेंट कंपाउंड होता है जिसको जैसे क्या कहते हो, जैसे CH4 है, पढ़े होगे क्लास 11 में, हाँ। CO2 है, H2O है, उसमें क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को, चूंकि वहां पर एक से अधिक बांड बन जाते हैं, उसको बांड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहते हो। तो जो बांड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है, अगर वो लार्ज नंबर ऑफ एटम बांडेड है, यानी कंपाउंड है, CH4 है, SO2 है, SO4 कोई भी ले लो, तो उसमें क्या होगा, SO4 तो आयन होता है, तो वहां पर क्या होगा कि वो एवरेज बांड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होती है वही उसकी क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे CH4 का क्लास 11 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, 1665 किलो जूल पर मोल होता है। CH4 को अगर बांड को ब्रेक करोगे, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलेगा, तब टोटल एनर्जी जो चारों बांड को ब्रेक करने में लगेगी, उसकी क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन CH4 मॉलिक्यूल की 1665 किलो जूल पर मोल। क्लियर? याद आया? वो निकलती है उसकी। फिलहाल यहां पर हम केवल मेटल की अब बात करें, और कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो इसी पे चला जाए। कभी कभी क्या होता है, दीर्घ सूत्रम विनाशकारकम, ये संस्कृत में एक कहावत होती है, किसी चीज को बहुत ज्यादा बताने लगो तो दिक्कत क्या होता है कि जो बताना हो सकता है वो बच्चे भूल जाए। तो यहां पर क्या है कि और सारे बहुत सारे एग्जांपल लेके होगा ना, तो वो समझे नहीं पाएंगे कि हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटल का पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड में आ गए। फिलहाल बेटा उसी से रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि अलग है। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटल के केस में क्या कहोगे बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक या टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ मेटल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एटम इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? इतना Yes, समझ में आया sir. सबको? बोलो। आया सर। देखो अब इसमें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, यानी अब जैसे ये मेटल आपस में जुड़ा है बेटा, तो मेटल आपस में एटम कैसे जुड़े होंगे, बाई मेटेलिक बांड ही तो जुड़े हैं, जो पहले पढ़े हो, है कि नहीं? मेटल में मेटल एटम कैसे जुड़े हैं, मेटेलिक बांड द्वारा जुड़े हैं। बोलो। यस सर। इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ कि अगर हमें मेटल के 1 मोल को मेटल एटम में चेंज करना है, तो उसके मेटेलिक बांड को ब्रेक करूंगा तभी तो मिलेगा एटम। बोलो, समझ रहे हो बेटा? Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बांड ज्यादा होगा, उतना इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी तो ज्यादा होगा, है कि नहीं? Yes, sir. यानी जैसे हमने मेटेलिक बांड या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, जिस रूप में वो चेंज होता है, उसी रूप में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी एक्सप्लेन कर लोगे कि नहीं? जहां मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहते हो, वहां पर सीधा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? जैसे अगर हम 3D सीरीज में बात करें, तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका आया? क्रोमियम का। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? हाईएस्ट होगा। सबसे ज्यादा। अगर हम ग्रुप में जाएंगे, टंगस्टन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक हुआ, बट नेचुरल है कि इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा हुआ, हाईएस्ट होगा। है कि नहीं? लेकिन जी सर। 3D सीरीज में अगर बात करें, तो जिंक का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? लोएस्ट होगा। बोलो। यस सर। अरे लोएस्ट होगा क्योंकि इसमें क्या है, लोएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है। क्या दिक्कत है, क्यों Yes, घबरा sir. गए? अरे इतनी जल्दी भूल जाओगे यार तो गड़बड़ा जाएगा। ये समझ आया नहीं बाबू? सर। कोई दिक्कत जी। आ गया? हाँ सर। ये पूछता है क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है कि व्हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट इन 3D सीरीज। क्या बताओगे? ड्यू टू वीकेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, और आगे अगर आपको बढ़िया स्टाइल मारना है तो क्या कह सकते हो? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड या द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन जिंक इज वीकेस्ट, एंड सो इट हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कैसे भी कह सकते हो, आ जाएगा ना? जी सर। आप छोटे में कहना चाहोगे, सीधा बता दो ड्यू टू वीकेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, और स्टाइल मारना है
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शुरू करना शुरू करो। और भी अगर आपको छीलना है, टाइम मिल जाए तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, एब्सेंस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जितना चाहो तुम कह सकते हो। बट इतना जरूर ध्यान रखो कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि हम जिसको जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, जिस चीज को हम जानते हैं पता लगाओ एक लाइन का क्वेश्चन है, उसमें पूरा छीलना शुरू कर देंगे लंबा। पता लगा रामचंद्र जी कौन थे, तो उसमें दशरथ के पिताजी से कहानी मत शुरू करो, सीधा बता दो दशरथ के पुत्र थे, कहानी खत्म है कि नहीं। नहीं तो शुरू करो 4 भाई थे, चारों भाई रावण को मारने की पूरी रामायण लिख डालो, कोई मतलब नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही हमको देना है। नेक्स्ट है बेटा, एक छोटा टॉपिक है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो छोटा टॉपिक है डेंसिटी, वेरी छोटा टॉपिक। डेंसिटी क्या होता है, पढ़े होगे सीधा सा, एक मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास डेंसिटी सीधा सा मतलब है जिसका मास पर यूनिट वॉल्यूम अधिक होगा उसकी डेंसिटी अधिक होगी। इस चैप्टर में बेटा, या इस सीरीज में, या इस डी ब्लॉक एलिमेंट में स्कैंडियम जो होता है 3.83, ये लोएस्ट डेंसिटी किसी भी एलिमेंट की होती है, क्योंकि क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला एलिमेंट है, तो बट नेचुरल है कि सबसे लार्जेस्ट साइज में होगा, है कि नहीं। मास इसका सबसे कम होगा लेकिन साइज इसकी सबसे लार्ज हो जाएगी। अभी साइज की बात कल करेंगे, कल माने नेक्स्ट मंडे को, क्योंकि कल के बाद तो हम लोग नहीं रहेंगे, बड़े भाई साहब आएंगे। केवल 3D वाले में ना, 3D वाले में नहीं, डेंसिटी की बात करोगे तो पूरे खानदान में सबसे इसका होता है, ठीक। आगे हम बताएंगे कि जो है, क्योंकि वहां पर साइज और मास दोनों बढ़ता है ना, तो वहां हम इफेक्ट बताएंगे। बट यहां पर जान लो, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम का सबसे लोएस्ट डेंसिटी होता है 3.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। लेकिन हाईएस्ट जो है बेटा, हाईएस्ट जो है इरिडियम का होता है। इरिडियम का 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे बहुत थोड़ा कम होता है। और पहले जब डिस्कवरी नहीं थी बेटा, तो ऑस्मियम को सबसे हाईएस्ट मानते थे, जिसका 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी। यानी इरिडियम बेटा अगर 1 लीटर में तुम भरोगे, उस कितना केजी होगा, 22 किलो 610 ग्राम। 1 लीटर में जो इरिडियम है 22 किलो 610 ग्राम होगा, और जो ऑस्मियम है वो 22 किलो 590 ग्राम, केवल 20 ग्राम का डिफरेंस होगा, ठीक। यानी पहले ऑस्मियम को जब डिस्कवरी इरिडियम की डेंसिटी की प्रॉपरली नहीं हो पाई थी, तो अभी पहले जो है ऑस्मियम को ही बताते थे। बट न्यू जो बुक आई है बेटा, उसमें इरिडियम को ले लिया है। अब इरिडियम की डेंसिटी 22.61 होता है। यानी अगर इरिडियम को बेटा 5 लीटर वाले डिब्बे में डाल दो तो कितने किलो हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा सर, 22 500 10 11 यानी 110 करीब कुल मिला के मान लो कि 113 किलो हुआ। ये डेंसिटी बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना भारी है। इसी तरह की वेरी हाई डेंसिटी अगर हम रामायण में चले जाएं तो शिव जी के धनुष की रही होगी। जितना डेंसिटी अधिक उतना भारी, है कि नहीं। और आपको बता दें बेटा, ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल में 1 चम्मच जो मिट्टी होती है, या जो जला हुआ तारा होता है, जिसको बोलते हैं कि डेड स्टार, जले हुए तारे में, डेड स्टार में, या जो ब्लैक होल है बेटा, वहां की मिट्टी जो 1 चम्मच है, उसका भार 10,000 हाथियों के भार से अधिक होता है। वो इतना डेंस होता है, ठीक ना। डेंसिटी जो है, इसको कैसे बताया गया, इसको कैसे बताया गया, मैं तो कैसे में तो फिजिक्स में पढ़ लेते हो। सूर्य का भार 2 × 10⁻31 kg है। कौन किस तराजू में तौला था जानते हो, बोलो भाई, पढ़ने में तो पढ़े हो ना अंगद सिंह। अच्छा देखे होगे, पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर ही थे साइंटिस्ट जो रहे होंगे,